Student, now the next topic is refining. This is a third method of extraction of metal. The first is the concentration of ore, the second is the reduction of ore, and the third is the refining of ore. देखो जनरली इसमें क्या होता है, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो मेटल का एक्सट्रैक्शन कराते हैं उससे क्रूड मेटल बनाते हैं. ठीक है, क्रूड मेटल किस में बनता है, रिडक्शन ऑफ ओर में. अब रिडक्शन ऑफ ओर से जो क्रूड मेटल बन के आया जिसमें प्योरिटीज है 97%. अब क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ ओर. तो क्रूड मेटल में 97% ऑफ प्योर मेटल एंड यू नो वेरी वेल प्योर मेटल में 100%. किसी किसी बुक में 99.99% भी गिवन होगा. तो ओके, नाउ व्हाट इज द रिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, जो किसमें है, क्रूड मेटल में, फ्रॉम इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग. मतलब इसमें जो भी अभी इम्प्योरिटीज है या अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसको निकालने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिफाइनिंग. नाउ द मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग इज व्हाट, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड कोमेट्रोग्राफी. देखो कोमेट्रोग्राफी एक अलग टॉपिक होगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा. यहां पर मैं ओनली 5 टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा. द फर्स्ट इज अ लिक्वेशन, द सेकंड इज अ डिस्टिलेशन, द थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, द फोर्थ इज जोन रिफाइनिंग एंड द फिफ्थ इज वेपर फेज रिफाइनिंग एंड कोमेट्रोग्राफी. देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जोन रिफाइनिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखो लिक्वेशन क्या होता है, लिक्वेशन इज कैरिड आउट इन रिवर्बेटरी फर्नेस. ये फर्नेस जो है रिवर्बेटरी फर्नेस है, यूज्ड फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, यूज फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. मतलब हमें इसमें वो मेटल यूज करने हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो. फॉर एग्जाम्पल टिन, लेड एंड बिस्मथ, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है. क्लियर. तो देखो एक्चुअली है क्या, ये क्या है हमारा, एक देखो यहां पे स्लोपिंग हर्थ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला इम्प्यूरिटीज दिख रही है और प्योर मेटल. ये क्या होते हैं, हमारे फायर ब्रिक्स होते हैं. ठीक है, ये जनरली मैंने ऐसे बनाया है और इसमें स्लोपिंग हर्थ है. यहां से इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल डाला जाता है. तो देखो यहां पर छोटे छोटे होल्स भी हैं. तो क्या होगा भाई, ये जो होल्स हैं, अब यहाँ से लगातार इसको गर्म किया जा रहा है. ठीक है, ऐसे गर्म हीट किया जा रहा है इसको. तो क्या होगा, यू नो वेरी वेल, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम है, इम्प्यूरिटीज की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. तो यहाँ से मेटल क्या होगा, फ्लो होते हुए क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा. और इम्प्यूरिटीज की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इस कारण से इम्प्यूरिटीज जो है यहाँ पर बच जाएगा. क्लियर. देखो यहाँ पे हमें यूज फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसको हीट करेंगे, वो इजिली मेल्ट होकर यहाँ पर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे. दिस इज अ सिंपल मेथड. प्रोसीजर क्या है, देखो क्रूड मेटल इज हीटेड ऑन स्लोपिंग हर्थ. हर्थ मीन्स फ्लोर ऑफ अ फर्नेस. ठीक है, फ्यूज्ड मेटल फ्लोज डाउन लिविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज. देखो जो फ्यूज्ड मेटल है वो फ्लो डाउन होंगे और जो बचा हुआ इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज है वो यहीं पर कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर. इम्प्यूरिटीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन मेटल्स दस रिमेन ऑन द स्लोप. इम्प्यूरिटीज की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो इस स्लोप में, स्लोपिंग हर्थ है, यहां पर क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर. क्लियर 100%. ओके. द नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज नहीं करते. सिंपली याद रखना, डिस्टिलेशन में हम सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन कराते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, ना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट लेस देन 25 यूनिट. इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है. तो डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं. ठीक है ना. देखो डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज 25 यूनिट्स. 25 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए.
मेटल और इम्प्यूरिटीज के बीच में। देखो जनरली क्या होता है, यूज फॉर मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे मेटल हमें लेने जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। क्लियर? तो देखो इसमें हम ये मेथड यूज करते हैं। ये स्टैंड है, बर्नर लगा हुआ है, इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, थर्मोमीटर लगा है। अब देखो इसके अंदर हम क्रूड मेटल लेते हैं। अब क्रूड मेटल की बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो इजीली क्या होगा, वेपराइज्ड होना स्टार्ट होगा। वेपराइज होकर इस कंडेंसर से होते हुए, इस पाइप से होते हुए यहाँ पे कलेक्ट होगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें जो भी मेटल मिलेगा वो पूरी तरह से क्या होगा, डिस्टिलेट होगा। सिंपली क्या है, यहां से जो वेपर्स बन रहे हैं मेटल्स के, अब यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है और ये क्या है, कूल करता है इसको। कंडेंसर का वर्क क्या होता है, जो वेपर्स आएंगे उसको वो कूल करेगा, कूल करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में। तो देखो यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रूड मेटल क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है उसकी लो बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट? देखो यहाँ पे जो मेटल हमें यूज करना है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, कम, जैसे जिंक, मर्करी और कैडमियम। देखो यहाँ पर जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें जो हम क्रूड मेटल डालते हैं वो क्या होता है, इजिली वेपराइज्ड हो जाएगा। अब वेपर्स निकलेंगे, वो जाकर इसमें से कलेक्ट होंगे और यहाँ से होते हुए इसमें आएंगे, डिस्टिलेट हो जाएंगे रिसीविंग फ्लास्क के। अब देखो ये क्या करेगा, जो वेपर्स निकलेगा, कंडेंसर यहाँ पे क्या है, इसको कूलिंग करने के लिए यूज होता है, तो वेपर्स को एक कूल करके किस में कन्वर्ट कर देगा, डेफिनेटली लिक्विड में। क्लियर? तो यहां से लिक्विड मिलेगा हमें। अब देखो क्रूड मेटल इज हीटेड इन अ फ्लास्क, यहाँ पर प्योर मेटल वेपराइजेस, प्योर मेटल क्या होगा, वेपराइज्ड होगा एंड सेपरेटली कंडेंस इन अ रिसीवर, कंडेंस होकर यहाँ पर रिसीवर फ्लास्क में मिल जाएगा। नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट इन द फ्लास्क, मतलब अब जो नॉन वोलेटाइल है यानी जो इम्प्यूरिटीज है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, वो वेपराइज नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? दिस इज द सेकेंड मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो इसमें होता क्या है, हम जो इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे उसमें इम्प्योर मेटल एनोड पे होगा, प्योर मेटल होगा कैथोड पे, और जो सॉल्यूशन होगा वो भी सेम सॉल्ट का होगा। जैसे अगर मान लो कॉपर लेते हैं तो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यूज टू रिफाइंड एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड जिंक, याद रखना है सब। इसमें हमें कौन सा रिफाइन करने के लिए कौन सा मेटल लेना है, कॉपर एंड जिंक। इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, एसबी हो सकता है, टिन एंटीमनी हो सकता है, सिरिलियम हो सकता है, टेरिलियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड, प्लेटिनम आर लेफ्ट बिहाइंड नियर एनोड। ठीक है? और जहां पर ये कलेक्ट होगा इसका जो इम्प्यूरिटीज को बोलते हैं हम एनोड मड। दीज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्यूरिटीज गो ऑन कलेक्टिंग नियर एनोड कॉल्ड एनोड मड। तो देखो एक्चुअली है क्या, ये डायग्राम किसका है, सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो एक इम्प्योर कॉपर है जिसका साइज क्या है, देखो थोड़ा सा फैटी है ये, और जो प्योर कॉपर रॉड है वो क्या है, थोड़ा सा थिन है। तो देखो यहां से जो कॉपर निकलेगा वो कॉपर क्या होगा, Cu प्लस फॉर्म में यहां निकलेगा, Cu प्लस फॉर्म में यहां निकलेगा, और प्लस फॉर्म में जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह जाएंगे। Cu प्लस फॉर्म में निकलेगा और वही प्लस फॉर्म जो प्योर है वो जाकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर एक लेयर बनती रहेगी प्योर मेटल की। ठीक है? क्लियर हो रहा है? ठीक, देखो यहां से जो Cu किस में कन्वर्ट होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। तो Cu प्लस जो होगा वो इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का है। तो इस सॉल्यूशन में जैसे ही आएगा और फिर ये अब प्लस फॉर्म में है तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले रॉड पे। धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर बनती जाएगी और ये वाला जो एनोड रॉड है वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा या पतला होता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फैटी होने लगेगा। मतलब इम्प्योर कॉपर से हम उसको प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू। तो देखो इम्प्यूरिटीज यहाँ पर बाद में देखोगे, जब ये पूरी तरह से कॉपर इसमें कलेक्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज होगी वो एनोड रॉड के सामने कलेक्ट होने लगेगी इस टाइप से, और इसी को बोलते हैं हम एनोड मड।
क्लियर। और ये इम्प्यूरिटीज हो सकता है आपका एंटीमनी हो सकता है, सी हो सकता है, टीई हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। क्लियर। याद रखना कि इसमें जो भी हम मेटल रॉड लेंगे इम्प्योर एनोड और कैथोड वो सेम मेटल का होना चाहिए। अगर ये जिंक का होता तो ये भी जिंक का होता, तो ये जिंक इम्प्योर जिंक होता और ये प्योर जिंक होता। इम्प्योर वाले को हमेशा हमें एनोड पे रखना है और प्योर वाले को हमेशा हमें कैथोड पे रखना है। और एनोड रॉड पे जब ये मटेरियल जो बाद में जब पूरी तरह से ये प्योर मेटल निकल जाएगा, जो यहाँ बचा हुआ मटेरियल होगा इम्प्यूरिटीज का, उसी को क्या कहते हैं हम, एनोड मड। नाउ द जोन रिफाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ रिफाइनिंग। इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल देन मेटल। यहाँ पर इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। क्लियर, याद रखना, अलग अलग मेथड है सबके। Impurities get concentrated at one end and that end is cut off। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये मॉडर्न मेथड होता है और इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है देन मेटल से। और इम्प्यूरिटीज यहाँ पर हम क्या कराएंगे, जब हीट कराएंगे तो बाद में वो एक जगह जाके कलेक्ट हो जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे नाइफ से। अब देखो कैसे, देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर एक जोन है, ये सर्कुलर हीटर है, तो यहां से हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये हीट करना स्टार्ट करेंगे, देखो हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, और यहां पर आने के बाद ये जो हीटर जब यहां आएगा तो पूरी तरह से इम्प्योर मेटल जो है वो यहां पर आकर कलेक्ट हो जाएगा। अब जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो यहां से इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ हीटर मॉल्टन जोन एंड इम्प्यूरिटीज, यहां पर जाकर इम्प्यूरिटीज कलेक्ट हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे हीट करना, हीट करना, हीट करना, हीट करना, और यहां पर आने के बाद जो भी यहां पर इम्प्यूरिटीज है वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगी। देखो अब सिंपली याद रखो कि यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब जो प्योर मेटल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, तो जैसे हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, या कह सकते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। यहाँ पर मेल्ट होता गया, 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 यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम कट कर देंगे और ये जितना भी बचा हुआ जो रॉड है वो हमारा क्या होगा, प्योर। इसके लिए हम जनरली कौन सा लेते हैं, जर्मेनियम। जर्मेनियम की एक रॉड लेते हैं, उस पर हम चेक करते हैं उसकी इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज क्या होता है, इजिली मॉल्ट हो जाएगा, और जो प्योर होगा वो इजिली मॉल्ट नहीं होगा। तो जैसे हम हीट करेंगे, अब प्योर मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, और इम्प्यूरिटीज की क्या है, इम्प्यूरिटीज मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम। तो जैसे हीट करेंगे तो इम्प्यूरिटीज का जो इम्प्यूरिटीज है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, और इसको हम बराबर ऐसे हीट करते रहेंगे तो मेल्ट होते 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 इधर जब यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगी तो इसको हम कट कर देंगे। क्लियर। जोन रिफाइनिंग ऑफ जर्मेनियम मेटल, जीई। तो देखो हाईली प्योर सेमीकंडक्टर आर ऑब्टेन्ड, इसमें हम कौन सा लेते हैं, सेमीकंडक्टर आर ऑब्टेन्ड लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, गैलियम एंड इंडियम। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व होता है, जोन में इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व होने लगता है यानी मेल्ट होने लगता है, और लीचिंग में मेटल डिसॉल्व होता है। याद रखना, पीछे पढ़ाया है मैंने। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर मतलब समझ में ही आ रहा है, वेपर फॉर्म में होगा। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड। मेटल क्या होता है, वोलेटाइल यानी जो इजिली वेपराइज हो जाए, एंड देन डिकम्पोज टू गिव मेटल। और उसी को हम क्या करेंगे, जब वोलेटाइल में होगा उसको डिकम्पोज कराने के बाद सीधे सीधे क्या कर देंगे, हम प्योर मेटल बना लेंगे। यूज फॉर रिफाइनिंग, देखो अलग अलग मेटल है, निकल, जिरकोनियम एंड टिटेनियम। तो निकल का यूज होता है मॉन्ड प्रोसेस में, और जिरकोनियम और टिटेनियम का यूज होता है वैन आर्कल मेथड में। तो देखो मेथड ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग, पहला है मॉन्ड प्रोसेस जो निकल के लिए यूज होता है, और वैन आर्कल मेथड जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल, देखो पहले हम क्या करते हैं, निकल लेते हैं, उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर गलत लिख के आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो निकल का 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कितना टेम्परेचर पे, 350 से 351 नहीं हो सकता। तो ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो बन भी रहा है, वोलाटाइल अनस्टेबल, वोलाटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, वोलाटाइल। अब इसी को क्या कराते हैं, हम डिकम्पोज कराते हैं। तो जैसे डिकम्पोज कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। देखो 4CO निकल गया, और यहाँ पर निकल हाईली प्योर बचा। टेम्परेचर याद रखना 470 केल्विन। तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अलोंग विद O2 एंड N2,
यहाँ पर जो भी इम्प्यूरिटीज के अलावा और भी गैसेस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको अपने साथ क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। एंड वैन अर्कल मेथड फॉर जिरकोनियम एंड टिटेनियम, तो जिरकोनियम का क्या कराते हैं हम, आयोडीन लेते हैं, इसमें हम आयोडीन लेते हैं, इसमें किसको लेते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। पहले हम जिरकोनियम का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन 870, टेम्परेचर याद रखना 870 केल्विन पे कराएंगे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, और इसको हम 2075 टेम्परेचर पे जब हीट कराएंगे, टेम्परेचर याद रखना, तो ये क्या करेगा, 2I2 बाहर निकाल देगा और जिरकोनियम बच जाएगा। देखो अलॉन्ग विद O2 एंड N2, इसमें भी क्या होगा, आयोडीन अपने साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को भी बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन टिटेनियम, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। देखो 2I2 TiO4 बनेगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वोलेटाइल, फिर ये 2I2 निकाल देगा, ये भी अपने साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकाल देगा और यहाँ पे प्योर टिटेनियम बन जाएगा। टेम्परेचर याद रखना, इसमें 500, इसमें 870, इसमें 1700, इसमें 2075। ओके क्लियर स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा तीसरा मेथड हो गया किसका, तीसरा मेथड किसका है ये, पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा हो गया रिडक्शन ऑफ ओर, तीसरा हो गया रिफाइनिंग ऑफ ओर। ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी का थर्ड पॉइंट। क्लियर। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक, एलिंगम डायग्राम, जो थर्मोडायनेमिक्स पे बेस है। क्लियर। ओके स्टूडेंट।